वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की हमने जो आपकी सेकंड चैप्टर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जो कि है भारत में स्वतंत्रता के बाद क्या क्या चुनौतियों का भारत को सामना करना पड़ा। ठीक है ना। तो इसमें हमने काफी कुछ पढ़ा और पिछले वीडियो से हमने ये शुरू किया था पढ़ना कि किस तरह से देसी रियासतों का भारत में विलय हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो किस तरह से काम कर रहा था। तो उसी क्रम में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मणिपुर को किस तरह भारत में मिलाया गया, फिर हमने देखा कि त्रिपुरा को किस तरह भारत में मिलाया गया, उसके ओपोजिशन में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं वो भी हमने पढ़ा। आज हम जिस रियासत की बात करेंगे उस रियासत का नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ का भारत में किस तरह विलय किया गया ये हम आज पढ़ने वाले हैं। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ जो थी वो गुजरात की एक रियासत थी, जिसको हम कच्छ और उसके नीचे का जो जितना भी इलाका है वो जूनागढ़ रियासत में शामिल था। 300 किलोमीटर के लगभग क्षेत्र जूनागढ़ के क्षेत्र में था। ठीक है ना। तो जूनागढ़ का राज चिन्ह कुछ ऐसा था, ये जूनागढ़ का महल है। और यहाँ आप देख सकते हैं जूनागढ़ के जो नवाब थे, नवाब मोहम्मद महाबत खान जूनागढ़ के नवाब थे। तो उन्हीं की स्टोरी है और किस तरह से जूनागढ़ को भारत में विलय किया गया, क्योंकि ये कुछ एक जो रियासतें थी इनको भारत में विलय करने में काफी समस्याएं हैं आई, जिनमें एक थी मणिपुर और उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे जूनागढ़, उसके अलावा हैदराबाद, त्रावणकोर और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जूनागढ़ का किस तरह से भारत में विलय किया गया। तो जूनागढ़ जो है रियासत, वो गुजरात जिसे हम आज कहते हैं उसका एक हिस्सा थी। उस समय गुजरात नहीं कहा जाता था उसको, उस समय महाराष्ट्र का ही एक हिस्सा थी। गुजरात और महाराष्ट्र को एक ही प्रोविंस बनाया गया था। तो जूनागढ़ के जो शासक थे, जूनागढ़ के शासक थे नवाब मोहम्मद महाबत खान। नवाब मोहम्मद महाबत खान ये जूनागढ़ के शासक थे। ठीक है ना। और इनका आजादी के पहले दिन से ही यही इरादा था कि पाकिस्तान में सम्मिलित होना है, कि हमें तो पाकिस्तान में विलय होना है, हमें तो पाकिस्तान के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाने के ये इच्छुक थे। अब देखो बच्चों, प्रॉब्लम कहाँ थी। देखो, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हम करते हैं लेकिन हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम करें। कई सारी चीजें ऐसी होती है ना। तो यहाँ भी जूनागढ़ के जो नवाब हैं इन्होंने कुछ नहीं सोचा था, पाकिस्तान ने इनको मोहरा बनाया था। ठीक है ना। मोहरा कैसे बनाया था, देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर चाहता था, भारत कश्मीर उसको दे नहीं सकता था। देखिए, कश्मीर जो है सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, या जिस तरह से हम इसको एग्जैजरेट करते हैं वो भी बात नहीं है। हर चीज, हर बात की अपनी एक हम कह सकते हैं कि लिमिट होती है। कश्मीर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो पाकिस्तान को कश्मीर जो है चीन से अलग कर देता है, और यही वजह है कि कश्मीर हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कश्मीर ना हो तो भारत, अव्वल तो जो जिस तरह के ऊंचे पहाड़ है जो हमारी रक्षा करते हैं उनसे मरहूम हो जाएगा, तो ऐसे में हमारी सीमाएं बिल्कुल खुली हो जाएंगी। और दूसरा, चीन और पाकिस्तान बिल्कुल पास में आ जाएंगे, पड़ोसी देश बन जाएंगे, और भारत का जो मध्य एशिया में जाने का रास्ता है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो डिप्लोमेटिक लेवल पर सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो हम चलिए, अभी कश्मीर के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जूनागढ़ के बारे में। आपने अगर भारत का नक्शा देखा होगा तो जो गुजरात का जो इलाका है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और उसमें ये जो निचला इलाका है, ये निचला इलाका जूनागढ़ था। ये निचला इलाका जूनागढ़ का राज्य कहलाता था। इसमें लगभग 300 किलोमीटर का क्षेत्र शामिल था, 300 किलोमीटर का क्षेत्र था। और जनसंख्या इस क्षेत्र की लगभग 7 लाख के करीब थी।
लगभग 7 लाख के करीब इस क्षेत्र की जनसंख्या थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो इलाका है ये पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता। पहली बात तो ये कि यहाँ से पाकिस्तान को जो है बहुत अच्छा बंदरगाह मिल सकते थे, पोर्ट्स मिल सकते थे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या थी, वो बहुसंख्य हिंदू थे, वो बहुसंख्य हिंदू थे। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही मसला था जैसा कश्मीर में था। कश्मीर में बहुसंख्य जनसंख्या मुस्लिम थी लेकिन वहां के राजा हरि सिंह हिंदू थे। और जूनागढ़ में जस्ट उल्टा था कि यहाँ की जो बहुसंख्य जनसंख्या है वो हिंदू है लेकिन यहाँ के राजा, यहाँ के नवाब जो है वो मुस्लिम है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने ये चाल इसीलिए चली और नवाब को अपना मोहरा बनाया कि आप जो है पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, आपको हम विशेषाधिकार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे करके पाकिस्तान के जो भी नेता थे उन्होंने नवाब को बहलाया और नवाब जो है उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अब पाकिस्तान हित क्या साधना चाहता था, देखिए बहुसंख्या हिंदू थी और जो जनसंख्या है यहाँ की वो जनसंख्या किस और थी, वो जनसंख्या भारत में शामिल होने की इच्छुक थी, भारत में शामिल होने की इच्छुक थी। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या भारत में शामिल होने की इच्छुक थी। तो ऐसे में ये वही कॉन्फ्लिक्ट बन गया था जैसा कि बाकी जगहों पर बना था, जैसा हैदराबाद में भी बना था। हैदराबाद का नवाब मुस्लिम थे लेकिन बहुसंख्य जनसंख्या हिंदू थी, वो भारत में शामिल होना चाहते थे। तो लगभग सिनेरियो एक जैसा ही था। तो यहाँ की जनसंख्या भारत में शामिल होना चाहती थी लेकिन नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। तो ऐसे में अच्छा, दूसरी ओर जो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो भी सिर्फ वार्ता में और इन्हीं चीजों में विश्वास रखते थे। ऐसे में जब नवाब अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं भाई मुझे तो पाकिस्तान में जाना है, तो सरदार पटेल ने क्या कहा, सरदार पटेल ने सुझाव दिया, सरदार पटेल ने ये कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर सैन्य कार्यवाही करेंगे, सैन्य कार्यवाही का समर्थन किया। लेकिन पता है क्या हुआ, अब पाकिस्तान तो इतना ही चाहता था कि अगर ये बात ये कहेंगे भाई, हम अगर ये कहते वहां पर कि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू है और राजा मुस्लिम होने से क्या हुआ, अधिकांश जनसंख्या हिंदू है इसलिए हम इसको भारत में रखेंगे, तो पाकिस्तान इस मामले को अपने पक्ष में यूज करता और फिर वो कश्मीर का मुद्दा बीच में लेके आता कि कश्मीर की भी तो अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है, वहां का राजा हिंदू होने से क्या हुआ, तो फिर हम उनको अपने साथ ले जाएंगे। तो यानी कि ये पाकिस्तान की एक चाल थी कि किस तरह भारत को उसी की चाल में फंसाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ कैसे नहीं, देखिए सरदार पटेल सैन्य कार्रवाई चाहते थे लेकिन पंडित नेहरू और माउंटबेटन दोनों ही इसके खिलाफ थे, दोनों ही किसी भी प्रकार की सैन्य कार्यवाही नहीं करना चाहते थे। ठीक है, दोनों ही सैन्य कार्यवाही के खिलाफ थे। दोनों ही सैन्य कार्यवाही के खिलाफ थे। ऐसे में क्या किया गया, ऐसे में फिर नवाब को समझाने की कोशिश की गई और नवाब को समझाने के लिए सरदार पटेल, नवाब को समझाने के लिए पंडित नेहरू ने क्या किया, पंडित नेहरू ने जो है मेनन, वीपी मेनन को भेजा कि भाई आप जाइए और उनको समझाइए। वीपी मेनन को भेजा। वीपी मेनन जो थे वो बड़े डिप्लोमेटिक आदमी थे, वो इस तरह के कार्यों में बहुत ज्यादा दक्ष थे। लेकिन हुआ ये कि वीपी मेनन जब जूनागढ़ गए तो जूनागढ़ में जो नवाब के दीवान थे, नवाब के दीवान, अब दीवान कौन थे नवाब के, नवाब के दीवान जो पाकिस्तान के, आपने प्रधानमंत्री का नाम सुना होगा बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के दादा उस समय नवाब के दीवान थे। उन्होंने वीपी मेनन को नवाब से मिलने तक नहीं दिया,
उन्होंने वीपी मेनन को नवाब से मीटिंग तक नहीं करने दी और उनको वहीं से निकाल दिया। ऐसे में फिर भारत के सामने और कोई विकल्प बचा नहीं और फाइनली जो है नवंबर 1947 में सैन्य कार्रवाई के लिए सेना भेजी गई। लेकिन जैसी ही सैन्य कार्रवाई के लिए बात की गई वैसे ही नवाब ने पाकिस्तान से कहा कि वो उधर से सेना आ रही है उनकी, आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह की सैन्य कार्रवाई की कोई भी मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान उस समय इतनी स्थिति में था नहीं कि वो भारत की सेना का मुकाबला कर पाता। और यही वजह रही कि नवाब को सैनिक मदद नहीं मिली और फाइनली जो नवाब है वो अपना साजो सामान जो है इकट्ठा करके और पाकिस्तान भाग गया। एक बहुत ही मजाकिया सी, हंसी मजाक की सी एक स्टोरी सुनने को मिलती है नवाब के बारे में। वो ये है कि नवाब को जो है कुत्तों का बड़ा शौक था। आपने देखा होगा फर्स्ट जब हमने देखा था, शुरू किया था इसको, तो हमारी फर्स्ट फोटो भी यही है जो नवाब की उनके प्यारे से डॉगी के साथ है। तो यानी कि नवाब को कुत्तों का बड़ा शौक था, तो बहुत सारे कुत्ते पाला करते थे नवाब। तो नवाब ने अपनी रानियों से कहा कि भाई आप तैयार हो जाइए, अब हम पाकिस्तान चल रहे हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। रानियां जब तक तैयार होके आती तो जो पाकिस्तान ने उनके लिए जहाज भेजा था वो इतना बड़ा नहीं था। तो क्या हुआ, अपनी बेगमों को तो छोड़ दिया और अपना सारा खजाना जितना ले जा सकते थे और अपने कुत्ते वो लेके और नवाब पाकिस्तान चले गए, अपने बेगमों को यहीं छोड़ गए। लेकिन फाइनली जैसे भी गए, जिस तरह भी वो यहाँ से भागे, फाइनली जूनागढ़ को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया और इस प्रकार जूनागढ़ की रियासत भी भारत का हिस्सा बन गई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र था, लगभग 300 किलोमीटर का, 7 लाख की जनसंख्या यहाँ रहती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्टल एरिया जिसको हम कहते हैं वो भारत का इसमें शामिल है और यही वजह रही कि इसको हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। तो इस प्रकार से जूनागढ़ का भी विलय भारत में हो गया। बहुत ही ड्रामेटिकली खत्म हुआ, बहुत ड्रामे के साथ नवाब जी को भागना पड़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रावनकोर रियासत का किस तरह से भारत में विलय हुआ। ट्रावनकोर जो रियासत थी वो भारत से स्वतंत्र होने की घोषणा करने वाली सबसे पहली रियासत थी। जी हाँ, सबसे पहली कैसे है वो हम भी चर्चा करेंगे, उससे पहले देखते हैं ये है ट्रावनकोर रियासत का जो राज चिन्ह कहा जाता है, जो कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर से लिया गया है, जो कि विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। साथ ही हम देख लेते हैं ट्रावनकोर की सीमा रेखा किस तरह की है। देखिए, ट्रावनकोर जिसको हम आज केरला के रूप में जानते हैं, ट्रावनकोर बिल्कुल वहीं पर था जिसमें तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा शामिल था। कोचीन तो खैर इसमें था ही। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये मद्रास प्रेसिडेंसी के पास ही ये राज्य था और 1909 का ये मैप है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह, तो दोनों ही दृष्टियों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत का जो कोस्टल इलाका है, कोस्टल जो एरिया है वो ट्रावनकोर है, और दूसरा बहुत ज्यादा सीमांत प्रदेश होने के कारण, देखिए जब सीमांत प्रदेश होता है तो वो रक्षा के लिए बहुत जरूरी भी होता है, तो रक्षा के दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब क्या है ट्रावनकोर की कहानी और किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है, चलिए देखते हैं। ट्रावनकोर में उस समय जो शासक थे वो थे राजा बलराम वर्मा। राजा बलराम वर्मा। पर ऐसा है कि वर्मा जी को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं, ये हमारे साइड हीरो है, ये हमारे मेन हीरो नहीं है, ठीक है। हमारे जो मेन हीरो है वो कौन है, वो इनके दीवान या जिनको हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, इनके दीवान जिनका नाम था सीपी रामस्वामी अय्यर। सीपी रामस्वामी अय्यर, ये हमारे ट्रावनकोर के मेन लीड रोल में है। मेन लीड रोल में कैसे है, देखिए सबसे पहले हम बात शुरू से शुरू करते हैं कि किस तरह से घटनाएं चली। 3 जून 1947, 3 जून 1947 को क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन का पिटारा खुलता है। हालांकि हमें स्वतंत्रता तो मिली थी 15 अगस्त को जाते हुए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जो अपना पिटारा खोल दिया था ना, जो जादू का बक्सा, वो 3 जून को ही खोल दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना पिटारा खोला और पिटारे में से धड़ाम से 2-3 घोषणाएं निकाल दी। आपको इंडिया में रहना है रह जाइए, आपको पाकिस्तान में जाना है चले जाइए, और सबसे सुनहरी जो लास्ट में निकली थी कि जो रियासतें स्वतंत्र होना चाहती है वो हो सकती है।
तो ऐसे में यहाँ रामस्वामी अय्यर जी के दिमाग में जली बत्ती और उन्होंने सीधा सीधा कहा भाई, हाँ भाई साहब, हम तो अपनी स्वतंत्र रियासत है, हम तो बिल्कुल स्वतंत्र रियासत जो है अपना देश बनाएंगे। अपना देश बनाने के चक्कर में उन्होंने 11 जून को, देखिए 3 जून को तो लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की है और 11 जून 1947 को उन्होंने घोषणा ही कर दी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम ना पाकिस्तान में जाएंगे और हम ना ही भारत में रहेंगे। यानी किसकी घोषणा की? स्वतंत्रता की घोषणा। उन्होंने कर दी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कि हम तो भाई साहब पाकिस्तान में जाएंगे नहीं, हम भारत में रहेंगे नहीं, हम तो अपने स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। लेकिन ये स्वतंत्र राज्य बनाना जो है वो सबके लिए बहुत ललचाने वाला था। ललचाने वाला क्यों था? देखिए यहाँ जो हम देखते हैं कि भाई किस तरह से ये इसकी सामरिक स्थिति है। सिर्फ ये सामरिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सामरिक स्थिति के साथ साथ एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वो क्या थी? वो थी मोनोजाइट के भंडार। मोनोजाइट के भंडार। अब मोनोजाइट क्या होता है? देखिए मोनोजाइट जो है एक तरह से परमाणु ऊर्जा का जो है साधन होता है। और उसी समय आपको याद होगा कि 1945 में जापान में अमेरिका ने परमाणु बम विस्फोट किए थे और अपनी शक्तियों को बिल्कुल सामने ला दिया था। तो ऐसे में ये जो मोनोजाइट के भंडार थे ये सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे परमाणु ऊर्जा की वजह से। पाकिस्तान तो वैसे ही ललचाया था, तो उन्होंने जैसे ही इन्होंने 11 जून को घोषणा की वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया कि हाँ जी आप अपना राज्य बनाओ, हम आपको एक राज्य की तरह मान्यता देंगे। और ये भी बड़े खुश हो गए कि चलो ऐसा ही होना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने सीपी रामस्वामी अय्यर जी के साथ बड़ी लंबी बैठक की और लॉर्ड माउंटबेटन भी यही चाहते थे हमेशा से कि ट्रावनकोर जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में बने ताकि हम उनसे इसी तरह व्यापार करते रहें। और ये सब चीजें जो थी वो अय्यर साहब को उस समय समझ में नहीं आई कि ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फाइनली क्या हुआ? इन सब लंबी बहस के बाद बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी, छोटी छोटी घटनाएं, कि जिनसे ये प्रूव होता गया कि वास्तव में भारत जो है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर उसी समय होने शुरू हो गए थे, तो बहुत सारी रियासतों ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए तब कहीं जाके रामस्वामी अय्यर जी को ऐसा लगा कि कोई भी रियासत पाकिस्तान में नहीं जाना चाह रही है। ऐसा क्यों? उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बनेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खतरे का सौदा होगा, और अगर वो हमें मान्यता देता है और भारत जैसा बड़ा देश हमें मान्यता नहीं देता है तो भी हमारी सुरक्षा को खतरा रहेगा। तो ऐसे में उनके मन में उहापोह तो मची हुई थी। तो इसी उहापोह के चलते वो कहीं जा रहे थे और बात है 25 जुलाई की। 25 जुलाई को एक कॉमरेड कौन? वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेट करते हैं, उनमें से किसी ने रामस्वामी अय्यर पर हमला कर दिया और बहुत सारे घाव दे दिए उन्हें चाकू से। चाकू के इन बहुत सारे घावों की वजह से जब रामस्वामी अय्यर हॉस्पिटल पहुंचे और उस समय सरदार पटेल भी वहां पहुंचे उनसे मिलने के लिए, और उसी स्थिति में उन पर दबाव बनाया, उनको समझाया और इतने अच्छी तरीके से समझाया कि रामस्वामी अय्यर ने खुद महाराजा बलराम वर्मा को ये सिफारिश की कि हम जो है अब यहाँ पर भारतीय संघ में शामिल होने की सिफारिश करते हैं। यानी कि जो रियासत सबसे पहले भारतीय संघ से अलग होने की कोशिश करती है, वही रियासत फिर बाद में भारतीय संघ में शामिल होती है। फाइनली जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो उस समय भारतीय संघ का हिस्सा थी ट्रावनकोर। यानी कि भारत के आजाद होने से पहले ही जिसने भारत से आजाद होने की घोषणा कर दी, फाइनली भारत की आजादी के समय वो रियासत भारत का हिस्सा थी। और इसी के बाद चूंकि ये सब इस तरह से घटा तो 18 अगस्त 1947 को
रामस्वामी अय्यर जी ने भी इस्तीफा दे दिया, और महाराजा बलराम वर्मा का तो खैर वही हुआ जो बाकी सारे राजाओं का हुआ, क्योंकि अब ताकत सारी भारतीय जनता में ही चली गई थी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से सरदार पटेल की सूझबूझ, जिसमें उन्होंने साम भी यूज किया, दाम भी यूज किया, दंड भी यूज किया और भेद भी यूज किया। अब ना जाने किस प्रकार से कौन सा अस्त्र उन्होंने यूज किया कि उन्होंने त्रावणकोर की जो रियासत, जो सबसे ज्यादा जिद्दी रियासतों में थी शुरुआती दौर में, और जिसने सबसे पहले भारत से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी, उस रियासत को भी भारत में मिला लेने का काम किया था। तो इस प्रकार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन महाराजा बलराम वर्मा से भी करवा लिए गए थे। इस रियासत के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए पढ़ना होगा, या जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु था, वो ये था कि किस प्रकार से इस रियासत की इंपॉर्टेंस सबके लिए बढ़ गई थी। एक तो ये कोस्टल इलाका है, और दूसरा ये मोनोजाइट के इसके अंदर भंडार हैं, और तीसरा पाकिस्तान ने खुद राष्ट्र बने, इसको राष्ट्र के बनने की मान्यता देती थी। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो यदि टाइम पर कंट्रोल नहीं की जाती तो आज वास्तव में भारत के न जाने कितने टुकड़े होते। जो भारत हम देखते हैं वो भारत शायद कहीं नहीं होता। और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा हमारे सरदार पटेल का, जिन्होंने जिस भी तरीके से पॉसिबल हुआ भारतीय संघ में रियासतों के विलय को करवाने का काम किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार त्रावणकोर की रियासत भी जो है वो भारत में मिल गई। और इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं तक। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे हैदराबाद के बारे में कि किस तरह हैदराबाद का विलय भारत में करवाया गया, कितने वहां के नवाब ने किस तरह की घोषणाएं की, किस तरह से वहां काम हुए, क्या जनता पर एट्रोसिटीज हुई, वो सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।